के नेगी जी, पंचायती राज विभाग के प्रधान सचिव श्री सुधीर कुमार राकेश जी, हमारे प्रधान सचिव श्री एस गंगवार जी, योजना एवं विकास विभाग के प्रधान सचिव श्री दीपक प्रसाद जी, इस कार्यक्रम में उपस्थित सेंटर फॉर गुड गवर्नेंस के महानिदेशक श्री रामेश्वर सिंह जी, हमारे सचिव द्वय श्री चंचल कुमार जी, श्री अतीश चंद्र जी, ग्रामीण विकास विभाग के सचिव श्री प्रदीप कुमार जी, इस कार्यक्रम में उपस्थित पंचायती राज विभाग तथा योजना एवं विकास विभाग के सभी अधिकारीगण, कर्मीगण, यहाँ उपस्थित सभी जनप्रतिनिधिगण, प्रिंट एवं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के यहाँ उपस्थित सभी पत्रकार मित्रों, देवियों एवं सज्जनों, मैं पंचायती राज विभाग को बधाई देता हूं कि एक साथ पूरे बिहार में 295 पंचायत सरकार भवनों के लोकार्पण का कार्यक्रम इन्होंने आयोजित किया। और मैं बधाई देता हूं योजना एवं विकास विभाग को कि जिनके इंजीनियरिंग संगठन, स्थानीय क्षेत्र अभियंत्रण संगठन ने पंचायत सरकार भवनों के निर्माण का कार्य पूरा किया और ये अवसर आज उपलब्ध हुआ। आपने 2 प्रेजेंटेशन भी देखा और श्री सुधीर कुमार राकेश जी, दीपक प्रसाद जी ने शुरू में और बाद में माननीय मंत्री द्वय श्री पीके शाही जी और विनोद जी ने आप लोगों को इसके संबंध में, पंचायत सरकार भवनों के संबंध में जरूरी जानकारी उपलब्ध करें। शाही जी ने ठीक चर्चा की है कहां से शुरुआत हुई। जब 2005 में बिहार के लोगों ने मुझको पहली बार काम करने का दायित्व सौंपा, तो हमने जो पहला कार्य किया वो पंचायती राज अधिनियम लाने का किया और समय कम था। चुनाव फरवरी से शुरू होना था 2006 में पंचायती राज संस्थाओं का, इसलिए हम लोगों ने विधेयक के लिए जो बिल तैयार किया उसके आधार पर सबसे पहले हम लोगों को अध्यादेश प्रख्यापित कराना पड़ा और शपथ ग्रहण के बाद ही जब श्री पीके शाही जी, विद्वान अधिवक्ता को हम लोगों ने बिहार का विद्वान महाधिवक्ता नामित किया, तो जो मेरी पहली मुलाकात इनसे की उसी दिन मैंने इनसे कहा शाम में ही कि भाई पंचायती राज अधिनियम बनना है और मैंने शुरू में इनको बता दिया कि इसमें रिजर्वेशन का भी प्रावधान करना है, तो आप सब चीज देख लीजिए। उन्होंने कहा कि 2-3 दिन अभी हमको सब कुछ समझने दीजिए और विभाग के साथ बैठक कर लेने दीजिए, फिर आपके पास हम लोग आए। और उस समय आज जो पंचायती राज विभाग के प्रधान सचिव हैं श्री सुधीर कुमार राकेश जी, उस समय ये ग्रामीण विकास विभाग एक अलग होता था, ग्रामीण विकास और पोस्ट में था पंचायती राज, ग्राम्य अभियंत्रण संगठन, विधायक पार्षद योजना एवं कोसी क्रांति योजना का कार्य सहित विभाग, ये नाम हुआ करता था विभाग। यानी मोटे तौर पर आप समझिए तो आज जो पंचायत का काम है और आरईओ यानी अब जो ग्रामीण कार्य विभाग पर, बाद में हम लोगों ने जो प्रशासनिक सुधार
के लिए एक आयोग गठित किया और उसके बाद हम लोगों ने विभागों का पुनर्गठन किया। कुछ विभागों को दूसरे विभाग में शामिल किया, कुछ नए विभाग गठित हुए। तो जो नए विभाग गठित हुए उसमें पंचायती राज विभाग और ग्रामीण कार्य विभाग, तो अब तो उस एक विभाग के अंतर्गत अभी कम से कम 2 विभाग स्पष्ट तौर पर दिखते हैं। और विधायक पार्षद योजना, तो विधायक पार्षद योजना उस समय हुआ करती थी, अब वो काम योजना एवं विकास विभाग के जिम्मे। तो उस समय पंचायती राज का कार्य सुधीर राकेश जी के जिम्मे था। तो शाही जी के साथ बैठ करके लोगों ने कई बार चर्चा की और उसी में सब कुछ निर्धारित हुआ। और उन्होंने ठीक याद कराया, महिलाओं के लिए संविधान में लिखा हुआ है कि कम से कम 1/3 स्थान आरक्षित होंगे। तो सुधीर राकेश जी को याद है कि नहीं याद है, उन्होंने बड़ा जोर देकर कहा कि साहब ये तो कम से कम 1/3, हम लोग तो आगे दे सकते हैं, आधा भी दे सकते हैं। तो फिर हम लोगों ने उस पर विचार मंथन किया और मुझे याद भी है सर्वदलीय बैठक हम लोगों ने बुलाई थी, तो उसमें भी ये आइडिया हमने फ्लोट किया। शायद सब लोग उतना ग्रहण नहीं किए थे कि महिलाओं के लिए आरक्षण 1/3 से भी बढ़ाने की मंशा होगी। एक आध दल के प्रतिनिधि ने कहा था कि हाँ इसको बढ़ाया भी जाए तो कोई हर्ज नहीं। और अंततोगत्वा जो विधेयक का प्रारूप तैयार हुआ उसमें हम लोगों ने 50% महिलाओं के लिए आरक्षण का प्रावधान किया और वो देश में पहला राज्य बिहार। और इसके बाद 2006 में और इसी में हम लोगों ने पिछड़े वर्गों के लिए जो आरक्षण था, आज पहले भी आरक्षण दिया गया था तो हाईकोर्ट से वो टूट गया था। और 2 चीज बड़े जोर शोर से उस समय होता था कि पिछड़े वर्ग का आरक्षण टूट गया और दूसरा हुआ कि एकल पद पर आरक्षण नहीं। तो ये 2 बात थी। हम लोगों ने पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण किया, जो कोर्ट का फैसला था उसको भी हम लोगों ने देखा और हम लोगों ने तय किया कि जो पिछड़े वर्ग, अति पिछड़े वर्ग की श्रेणी में है, बिहार सरकार की नौकरियों में जो के लिए जो एनेक्सर 1 के लिए जो प्रावधान है, तो जो नौकरियों के लिए जो एनेक्सर 1 है, अनुसूची 1 में जो पिछड़ी जातियां आती हैं उन लोगों को ही पिछड़े वर्ग में हम लोगों ने आरक्षण दिया 20%। अनुसूचित जाति और जनजाति को उनकी आबादी के अनुरूप क्रमशः 16% और 1% ये आरक्षण का प्रावधान किया हम लोगों ने। और बिल्कुल हॉरिजॉन्टल, यानी ये तो वर्टिकल रिजर्वेशन हुआ और हॉरिजॉन्टल की किसी भी वर्ग का हो, चाहे सामान्य वर्ग का हो या आरक्षित वर्ग का, सब में महिलाओं के लिए 50% आरक्षण। और चुनाव भी हो गया 2006 का, बिहार पहला राज्य बना। अब तो कई राज्यों ने बिहार की परंपरा का अनुकरण किया, लेकिन बिहार पहला राज्य था जिसने इतने बड़े पैमाने पर महिलाओं को आरक्षण दिया। और जब आरक्षण हम लोगों ने दिया 50% का, लेकिन जीत कर महिलाएं आई 50% से ज्यादा। मुझे भी फिगर याद है, जिला परिषद में तो 56% जीत कर, तो महिलाओं का प्रतिशत बढ़ा, प्रोग्रेस तो बहुत बढ़ा। और जो महिलाएं या तो अपने परिवार या संबंधी के यहाँ शादी विवाह हो या कोई मेला हो, उस अवसर पर घरों से बाहर जाती थी। और आज लाखों की संख्या में महिलाएं जनप्रतिनिधि निर्वाचित हुई। वो प्रतिदिन अपने घर से निकलकर, चाहे वो ब्लॉक हो या जिला मुख्यालय हो, अन्य स्थानों पर अपने लोगों के काम जन सरोकार से वो जुड़ गई और उनके काम को निपटाने के लिए वो घरों से निकलती। और जब हम लोगों ने महिलाओं को इतना आरक्षण दे दिया और इतनी बड़ी संख्या में निर्वाचित होकर वो 2006 में आ गई, तो दरअसल जो लड़कियों की शिक्षा के लिए हम लोगों ने कार्यक्रम शुरू किया, उसके बाद उसके पीछे एक यह भी दृश्य था कि बड़ी संख्या में महिलाएं जनप्रतिनिधि बन रही है
हमें लड़कियों की शिक्षा पर भी बहुत ध्यान देना चाहिए। और उसके बाद तो पूरी कहानी है, लड़कियों के लिए पोशाक योजना, मिडिल स्कूल में संख्या बढ़ी, उसका साइकिल योजना, हाई स्कूल में संख्या बढ़ी, और आज तो हालत ये हो गई कि अब लड़के और लड़कियों की संख्या माध्यमिक स्तर पर भी लगभग बराबर हो गई। इस बार जो साइकिल की राशि की स्वीकृति दी है हम लोगों ने, उसमें 8,28,000 के करीब लड़के हैं और 8,15,000 के करीब लड़कियां हैं, मतलब 12,000। तो अब लड़के और लड़कियों की संख्या बराबर हो। हाई स्कूल में, प्राथमिक में और मिडिल में तो लड़कियों की संख्या लड़कों से भी कहीं कहीं ज्यादा हो गई, लेकिन हाई स्कूल में माध्यमिक स्तर पर ये स्थिति है। तो इस उपलब्धि को हासिल किया, लेकिन उसकी बुनियाद जो पहला काम किया गया वो पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं के लिए 50% का आरक्षण, और फिर नगर निकायों में भी 50% का आरक्षण दिया गया, प्रावधान किया गया, जिसका निर्वाचन 2007 में हुआ। और अब तो 2-2 चुनाव हो गए। कितने लोगों ने इसको चुनौती दी, जिसका जिक्र शाही जी ने किया, उसमें महाधिवक्ता, और सब हाईकोर्ट ने ही हम लोगों के कानून को सही ठहराया और सुप्रीम कोर्ट से भी उस पर तो अब जो काम किया गया और जब इतने बड़े पैमाने पर महिलाओं को आरक्षण और इस प्रकार से पंचायती राज संस्थाओं में सबकी भागीदारी सुनिश्चित हो गई, तो हम लोगों ने सोचा कि भाई पंचायती राज संस्थाओं को सशक्त होना चाहिए, और उनके सशक्तिकरण के लिए ही हम लोगों के मन में ये बात आई, ये जो पंचायत भवन बनते हैं ग्राम पंचायतों में, वे अपर्याप्त हैं, उनमें बहुत कम कमरे होते हैं। मैंने भी देखा, न जाने कितने पंचायत भवन बने हुए हैं अलग अलग मत से, 3 कमरा 4 कमरा, और अनेक स्थानों पर तो उनका उपयोग भी नहीं होता था। तो हम लोगों ने जब यहाँ पंचायती राज व्यवस्था को सुदृढ़ किया और ग्राम पंचायत के स्तर पर न्याय पंचायत की भी स्थापना की, सरपंच और पंच इस बिहार में पहले हुआ करता था, लेकिन बीच में नहीं, हम लोगों ने फिर से उसको स्थापित किया, और सिर्फ स्थापित ही नहीं किया, बल्कि इसके बारे में हम लोगों ने स्पष्ट निर्णय लिया कि कुछ मामले ग्राम कचहरी में ही निपटाए जाएं, और इसके लिए बाजाबता नियम बनाकर उसे संशोधित किया गया। तो जब एक तरफ ग्राम पंचायत, उसमें ग्राम सभा भी होगी, पंचायत की जो कार्यकारिणी है उनकी बैठकें भी होगी, आखिरकार मुखिया जी बैठेंगे कब, सरपंच साहब अपनी कचहरी कहां लगाएं, यह प्रश्न था। हम लोग जानते हैं कि ग्राम पंचायत में मुखिया के पद पर जो लोग निर्वाचित हुए और जो व्यवस्था की गई, इसके अंतर्गत बहुत ही साधन विहीन लोग निर्वाचित हुए, तब उनके घर पर मुखिया जी से मिलने के लिए लोग जाएंगे, तो कोई जरूरी नहीं है कि सबके पास दालान हो जहां पर बैठा कर लोगों से मिलेंगे, बहुत कठिनाई है। ये तो समझिए कि प्लास्टिक की कुर्सी का इजाद हो गया कि सब लोग 5-7 कुर्सी गांव में ला करके रख दिया अपने दरवाजे पर, कि जब आए तो बिछा दिया और जब लोग गए तो उसको समेट लिए। अब जब प्लास्टिक की कुर्सी नहीं हुई होती तो कल्पना करिए मुखिया जी के घर पर कोई जाता तो बेचारे कैसे स्वागत करते। तो यह भी एक समस्या है, कहाँ वो कार्यालय करेंगे, लोग कहाँ जाएंगे। पंचायतों से जब काम है, एक तरफ हम कह रहे हैं पंचायती राज व्यवस्था को सुदृढ़ करना है, तो पंचायत समिति का कार्यालय तो प्रखंड मुख्यालय और जिला परिषद के भी भवन बने हुए, लेकिन ग्राम पंचायत का कहीं कोई भवन नहीं है। लोग जाएंगे कहाँ, ग्राम कचहरी लगेगी कहाँ, पेड़ के नीचे लगेगी, किसी के दालान पर लगेगी। तो इसलिए हम लोगों ने सोचा कि नहीं, एक मुकम्मल इंतजाम होना चाहिए, और इसके लिए हमने पंचायत सरकार भवन इसका नाम दिया और इसकी परिकल्पना है। फिर धन कहां से आएगा, तो जब 13वां वित्त आयोग की टीम गठित हुई और उनकी टीम यहां आने वाली थी, तो इसी संवाद कक्ष में उनसे मुलाकात हुई, हमने उनके सामने प्लीड किया और हमने कहा कि पंचायत सरकार भवन बनना चाहिए,
एक ही जगह मुखिया जी बैठेंगे, उनके वार्ड से जो प्रतिनिधि आते हैं वो बैठेंगे, वहीं सरपंच बैठेंगे, सारे पंच बैठेंगे, मुखिया बैठेंगे, उप सरपंच बैठेंगे, सब बैठेंगे। और यही नहीं, पंचायत सचिव भी बैठेंगे। और हम लोगों ने इसके साथ साथ ये जो जमीन का मसला है, भूमि के रिकॉर्ड्स का मसला है, इसलिए जो जो होते हैं राजस्व कर्मचारी और राजस्व का जो हल्का होता है, 3-3, 4-4 पंचायत पर एक हल्का, हम लोगों ने यह भी तय किया कि राजस्व का हल्का हर ग्राम पंचायत के समान होगा, यानी प्रत्येक ग्राम पंचायत को एक हल्का के रूप में हम लोगों ने मान्यता दी और प्रत्येक हल्के में एक राजस्व कर्मचारी होता है। तो अब जितने ग्राम पंचायत हैं उतने राजस्व कर्मचारी होने हैं, नियुक्ति की प्रक्रिया चल रही है। तो आज लोग राजस्व कर्मचारी को खोजते रहते हैं, राजस्व कर्मचारी को ढूंढे कहाँ, वो मिलते नहीं है इतने कम संख्या में। लोग कहता है कि राजस्व कर्मचारी लोग तो अपना कभी कहीं है, लोगों को रसीद कटवाना है, बहुत तरह की समस्या होती है। इसलिए हम लोगों ने सोचा कि नहीं, प्रत्येक ग्राम पंचायत में कर्मचारी, राजस्व कर्मचारी भी होगा और वह भी पंचायत सरकार भवन में बैठेंगे। पंचायत सचिव तो बैठेंगे, पंचायत सचिव की कमी के चलते भी कई पंचायत में एक पंचायत सचिव होते थे। तो पंचायत सचिव तो मुखिया जी अध्यक्ष है ग्राम पंचायत के, और सरकार के कर्मचारी पंचायत सचिव जी ग्राम पंचायत के सचिव हैं। लेकिन यहाँ अध्यक्ष जी सचिव को ढूंढते रहते, क्योंकि एक पंचायत रहे तब ना। हम लोगों को किस किस स्थिति से गुजरना पड़ा है और पड़ रहा है, कर्मचारियों की कमी, अब तो सबकी बहाली हो रही है। तो मुखिया जी ढूंढे चल रहे हैं अपने पंचायत सचिव, घूमते रहते थे। पंचायत सचिव लोग पता चलता था कि तो मोटरसाइकिल से घूमते, हम मुखिया जी पहले उनको ढूंढते रहते, ये स्थिति रहती। तो ये तय किया हम लोगों ने कि नहीं, एक स्थल होगा, जैसे राज्य की सरकार है, केंद्र की सरकार है। हमने कहा कि जैसे केंद्र की सरकार, राज्य की सरकार, उसी तरह से पंचायत की सरकार होनी चाहिए। तो सरकार के लोग बैठते कहाँ हैं, तो उनको एक भवन और एक छतरी के नीचे बैठना चाहिए। अब प्रधानमंत्री जी लाल किले से झंडा फहराते हैं 15 अगस्त को, मुख्यमंत्री लोग अपने कैपिटल में फहराते हैं, पटना में जैसे गांधी मैदान में फहराते हैं, वैसे ही पंचायत सरकार भवन बना दिया कि मुखिया जी लोग वहीं झंडा फहराएंगे। एक अथॉरिटी स्थापित होती है और वहां सभी बैठेंगे, ग्राम कचहरी से जुड़े लोग, ग्राम पंचायत से जुड़े लोग और वे सरकारी कर्मचारी जिनका ग्राम पंचायत से काम, चाहे वो राजस्व कर्मचारी हो या ग्राम पंचायत के सचिव हो, ये सारे लोग। और धीरे धीरे हमने तो कई बार जितने बैंक है, स्टेट लेवल बैंकर्स कमेटी की मीटिंग होती है, मैं निरंतर इस सवाल को उठा रहा हूं कि हमारे ग्राम पंचायतों के मुख्यालय में आप बैंक की शाखा खोलिए और बैंक की शाखा खोलने के लिए हम जगह दे देंगे पंचायत सरकार भवन में, ताकि पंचायत भर के लोगों को कहीं तकलीफ न हो, उनको बैंक का तो इस प्रकार से वो अपने आप में सभी जरूरतों को पूरा करने वाला केंद्र होगा। ग्राम सभा भी कहीं कहीं होती रहती है, तो ग्राम सभा के आयोजन के लिए भी वो स्थान होगा। तो ये सारा काम वहीं से होगा और बहुत सारी सेवाएं जो लोक सेवा अधिकार अधिनियम के अंतर्गत राज्य सरकार प्रदान करती है, चाहे वो जात का सर्टिफिकेट हो, इनकम का सर्टिफिकेट हो, लैंड पोजीशन सर्टिफिकेट हो या अन्य प्रकार के सर्टिफिकेट, इसके लिए लोगों को ब्लॉक जाना पड़ता है। तो जब पंचायत सरकार भवन बन जाएंगे तो उनको ब्लॉक भी जाने की जरूरत नहीं है, अपना आवेदन पत्र वहां ही जमा कर सकते हैं और वो जो उनका बन जाएगा सर्टिफिकेट वो वहीं से उनको मिल सकता है। तो ये हमारी परिकल्पना है और इसी के आधार पर हमने शुरू किया। तो मैंने जिक्र किया कि आप 13वां वित्त आयोग के लोग हैं, तो हमने उनके सामने ये सारी बात रखी, भी करने चाहिए।
तो 13th फाइनेंस कमीशन ने भी पंचायत सरकार भवन के लिए अलग से पैसे का ग्रांट किया बिहार सरकार। इसके अलावा वर्ल्ड बैंक के लोग बिहार में पंचायती राज इंस्टीट्यूशन को सक्षम बनाने के लिए कैपेसिटी बिल्डिंग के नाम पर पैसा देना चाहते। तो जब मेरे पास आए तो हमने उनको समझाया कि कैपेसिटी बिल्डिंग का क्या मतलब होता है, क्षमता का संवर्धन कैसे होगा, क्षमता का विकास कैसे होगा। हमने उनको समझाया कि ये जो इंफ्रास्ट्रक्चर रहेगा तो उनकी क्षमता का संवर्धन होगा, ट्रेनिंग भी जरूरी, ओरिएंटेशन भी जरूरी, लेकिन साथ साथ एक बिल्डिंग भी होना चाहिए, एक छतरी के नीचे काम होना चाहिए। तो वे भी कन्विंस हुए। और जो वर्ल्ड बैंक के साथ ऋण की बातचीत चल रही थी उसमें यह पहलू भी शामिल है। राज्य सरकार ने अपने बजट से इंतजाम, तो इस प्रकार से हमारे यहाँ करीब 8400 है, तो 1400 करीब के लिए तो हम लोगों ने धन का इंतजाम किया। और फिर इसके डिजाइन पर चर्चा होती रही, एक नहीं अनेक डिजाइन पर काम हुआ, बहुत डिजाइन पर काम होता रहा। और हमने शुरू करा दिया था पंचायत सरकार भवन का निर्माण। सबसे पहले आपकी सरकार, आपके द्वार कार्यक्रम के अंतर्गत जितने पंचायत चिन्हित किए गए थे उन ग्राम पंचायतों में हमने पंचायत सरकार भवन का भी निर्माण कराया। तो वो पंचायत सरकार भवन उस समय बन गए, हम लोगों को महसूस हुआ कि इससे भी और बड़ा बनना चाहिए। तो फिर उसके लिए सब कुछ तय होते अंत में कुछ मॉडल तैयार किए गए और उस मॉडल के आधार पर अलग अलग जगहों पर पंचायत सरकार भवनों का निर्माण हो रहा है। और मुझे खुशी है कि 360 पंचायत सरकार भवन का निर्माण हो चुका है। आज 295 का उद्घाटन हुआ, लोकार्पण 65 का पहले हो चुका। कई जगह तो जिलों में हम गए हैं, उस जिले के में हमसे ही कराया गया, कई जगह पर मंत्री जी गए होंगे या अन्य लोगों ने भी इसको कराया। और जैसा बताया गया कि लगभग 191 लगभग पूरा होने के करीब। तो इतने पंचायत सरकार भवन तो बन जाएंगे, बन गए, और बाकी के भवन निर्माणाधीन है, तो जल्दी बन जाए। अभी योजना मंत्री जी बोल रहे थे इनसे विनोद जैसे कि पैसा बढ़ाई, तो हम इनको उत्साह कहिए कि पैसा बढ़ाइए, तो योजना का उद्देश्य वापिस इन्हीं की एजेंसी है इंजीनियरिंग ऑर्गेनाइजेशन, ही काम करवा है इंजीनियरिंग ऑर्गेनाइजेशन इन्हीं का। योजना उद्देश्य यही थे, कहाँ कलम चला देंगे बाएं दाएं, पंचायत का थोड़ा पैसा काट देंगे, पैसा थोड़ा बढ़ा दीजिए, कलम काट हमारे पास भेजिएगा, हम उसको मंजूरी दे देंगे। लेकिन पंचायत सरकार भवन बना तो इस सब का फर्निशिंग भी तत्काल हो जाना चाहिए ताकि लोग अपना काम वहां से शुरू करें। वरना हम 84 लाख का बिल्डिंग बना दिए और 1.5 लाख का फर्नीचर उसमें नहीं दिए, तो ऐसे ही है। आज चुनाव का टाइम है, देखिए भाई देश भर का लोग आ रहे हैं पत्रकार, लोग जाके देखेंगे पंचायत सरकार भवन क्यूरियोसिटी बस आता देखेंगे, करेंगे, इसमें कोई काम ही नहीं हो रहा, ऐसे ही वीरान पड़ा हुआ। अगर जाएगा तो स्वाभाविक है कि जीव जंतु सब उसमें जाएगा, वो अपना नित्य क्रिया से निवृत्त होता रहेगा। पता चला कि उसी वक्त का कोई फोटो खींच लिया, ये देखिए करोड़ की लागत का पंचायत सरकार, इसका उपयोग कौन कर रहा है? तरह तरह का दृश्य बन जाएगा, इससे देरी मत रही, समय कम है, तुरंत फर्निशिंग कर देंगे, वो भाव से एक काम फर्निशिंग तुरंत करवाइए, तुरंत मुखिया जी उसमें चले जाए। और यही नहीं, मैं एक बात और सुझाव दूंगा कि पंचायत सरकार भवन बन गए, इसकी फर्निशिंग हो गई, और कोई भी बिल्डिंग बनता है, इतना अच्छा बिल्डिंग बन गया, भूकंप रोधी मकान बनाए गए हैं, सब तरह की सुविधाओं से लैस है, लेकिन इसके मेंटेनेंस पर भी हर वर्ष कुछ खर्च है। मैं कहूंगा कि पंचायती राज विभाग इसके मेंटेनेंस के लिए भी प्रति वर्ष बजट का प्रावधान जरूर करे। पंचायत को ही दे दीजिए वो पैसा, लोकल लेवल पर आपको चारा करवाना है तो लोकल लेवल पर करवा लेंगे, कुछ भी कराना है, सफाई करानी है तो लोकल लेवल पर कराते रहेंगे, लेकिन उनको पैसा प्रति वर्ष, और ये राज्य सरकार को हमने उनको भवन बना कर दिया है कि उससे आप काम कीजिए
तो सब दिन इसके मेंटेनेंस का काम राज्य सरकार जरूर करे, क्योंकि बड़ा ऊपर में लिखे हुए बिहार सरकार अपना वोट लगाए हैं तो मेंटेनेंस का खर्चा देना आपका ड्यूटी है। अगर आपका वोट नहीं लगता, खाली पंचायत सरकार भवन रहता तो आप टाल देते कि भाई आपको भी पैसा है, अपना पैसा से करेंगे, हम तो एक बार बना दिए। लेकिन उसमें लिख दिए हैं बिहार सरकार, तो जब लिख दिए तो बिहार सरकार मेंटेनेंस का हर वर्ष पैसे का आवंटन जरूर करे, वरना कोई भी सुंदर चीज मेंटेनेंस के अभाव में बदसूरत दिखने लगे। और एक और हम सुझाव दिए हैं कि नीचे जो ईंटा बिछवा दी उसके जगह पर वो अगर जो इंटरलॉकिंग टाइल्स बिछवा दीजिए तो ज्यादा उपयोगी होगा, वो ज्यादा टिकाऊ होता है। और इधर उधर सब जरा साफ सफाई है, इसका बाउंड्री भी हमने कहा है कि यथासंभव इसकी बाउंड्री वाल भी इसको जरूर बनवा दीजिए और सदैव ये काम लोग करें। तो हम लोगों ने हर तरह से पंचायती राज संस्थाओं के काम करने के लिए इंतजाम किया और यह निरंतर बारी बारी से ये काम पूरा होगा। और अभी तो हम लोगों ने शुरुआत की, अब सब लोग देख लेंगे। तब एक ग्राम पंचायत में बन गया तो तुरंत लोग कहेंगे कि हमारे यहाँ कहाँ नहीं बन रहा। तो इसके लिए धनराशि का आवंटन पर्याप्त, अब तो जहाँ से पैसा मिलना था वो मिल गया। अब इसके बाद तो हम ही लोगों को आगे करना है। 8,400 अभी तो 1,400 का पैसा, तो बाकी का भी होना चाहिए और धीरे धीरे राशि भी बढ़ेगी। लेकिन ये काम बहुत जरूरी है और बहुत उपयोगी है, इस काम को कर देना चाहिए। और जो पंचायती राज प्रतिनिधि हैं उनकी सहूलियत के लिए काम करने में उनको सुविधा हो, इसके लिए हम लोगों ने कई निर्णय लिए हैं। और सबको मालूम है कि निर्वाचित जनप्रतिनिधि जब पद पर रहेंगे तो कोई भी आपराधिक हो या प्राकृतिक आपदा हो या हिंसात्मक घटना दुर्घटना में, भगवान न करे लेकिन अगर उनकी मृत्यु हो जाती है तो 5 लाख रुपए की राशि अनुग्रह अनुदान के तौर पर राज्य सरकार, हमारे सरपंच हैं उनकी अथॉरिटी के लिए न्याय की पगड़ी उनको प्रदान की गई है, ताकि वो उस पगड़ी को पहनकर न्याय निर्णय किया करें, न्याय किया करें। तो ये सब हम लोगों ने किया है। और इसके अलावे जो भी न्याय मित्र थे उनकी सहायता के लिए उनको जारी रखा है उनकी सेवाओं को, और उनका मानदेय बढ़ा करके 7,000 रुपया कर दिया गया है। उसी तरह से ग्राम कचहरी सचिव को भी उनकी सेवाओं को आगे जारी रखा गया है और उनके मानदेय को भी 6,000 रुपया कर दिया गया है। और जैसा कि विनोद जी ने बताया, जनप्रतिनिधियों के वार्षिक भत्ते में भी हम लोगों ने मासिक भत्ते में भी वृद्धि की है। जो भी संभव हुआ वो करेंगे और पंचायती राज संस्थाओं को और सशक्त बनाने के लिए हम लोग उनको और अधिकार देने जा रहे हैं। और ऐसी नियमावली बनाई जा रही है, रूल्स बनाए जा रहे हैं कि आप भी ग्राम पंचायत के अंदर कुछ चीजों के ऊपर अपना भी करारोहण कर सकते हैं। तो उसके चलते आपकी भी आमदनी होगी। और अब तो आमदनी होगा, आमदनी का एक जरिया नहीं, आमदनी का जरिया है जो केंद्रीय वित्त आयोग की सिफारिशों के आलोक में जो पंचायती राज संस्थाओं को पैसा मिलता है वो है। राज्य का वित्त आयोग है तो राज्य के संसाधनों का एक हिस्सा पंचायती राज संस्थाओं को देता है, वो पैसा है। और तीसरा है राज्य योजना के मद में पैसा दिया जाता है। और चौथा, अगर अपना भी कुछ संग्रह करिएगा तो उससे भी हो जाएगा। तो इस प्रकार से धन लोगों के पास उपलब्ध रहेंगे। जरूरत इस बात की है कि काम करने में उनको सहूलियत हो। काम बढ़ रहा है, काम फैलता जा रहा है, इसलिए उनको जरूरी कर्मियों की भी जरूरत है। इसलिए जरूरी कर्मियों को भी उनकी सेवा में सुपुर्द करने के बारे में निर्णय लिया गया है और निर्णय लिया भी जा रहा है। हम लोग चाहते हैं कि पंचायती राज संस्थाएं सशक्त हों, जनता की बहुत सारी जरूरतों की पूर्ति, उनकी समस्याओं का निराकरण उनके पंचायत में ही हो जाए। हम लोग तो यही चाहते हैं और इसी नजरिए के साथ हम लोग काम कर रहे हैं। तो पंचायती राज संस्थाओं के प्रति भी मेरी शुभकामनाएं हैं। और अब जिन पंचायतों को अब ये भवन उपलब्ध हो गए हैं वो इसके माध्यम से काम करें और बाकी के जो पंचायत हैं वो भी घबराएंगे नहीं, उनको भी बारी बारी से फेज बाई, अभी 1/6 हिस्से का तय हुआ,
कुछ पैरामीटर बना करके तय कर दिया गया। उसी तरह से पारी पारी से सभी पंचायत में पंचायत सरकार भवनों का निर्माण होगा। और इसी के साथ मुझे खुशी है कि आज के इस अवसर पर पुरानी बातों को भी याद करने का अवसर मिला। और क्या संयोग है, जो पंचायत का काम शुरू किया उस समय का देख लीजिए। और अब सुधीर कुमार राकेश जी का तो बताइए दिया कितना लंबा चौड़ा विभाग के उस समय ये, उस समय तक खैर सचिव सह आयुक्त है, सचिव है, सचिव, अब तो प्रधान सचिव, सचिव, ये सब डेजिग्नेशन भी बदला है। और शाही जी उस समय महाधिवक्ता थे, अब योजना एवं विकास मंत्री है, यानी इन्हीं के अधीन वो इंजीनियरिंग संगठन है जो इस निर्माण कार्य को कर रहा है, इसके लिए पैसा और मांग रहे हैं। विनोद जी, जब ये कंसेप्ट आया, अधिनियम बना, तो उस समय ये शेरघाटी के प्रमुख 2001 से ही प्रमुख रहे। जब हम लोग इनको 2010 में अपनी पार्टी से पिकअप करके कैंडिडेट बनाए, तब तक ये प्रमुख थे। अब देखिए संजोग है, प्रमुख से पंचायत मंत्री तक की यात्रा इन्होंने 5 वर्षों में युवा है, उत्साह है। इस उत्साह को बनाए रखिएगा और पंचायती राज संस्थाओं को सुदृढ़ करने में कारगर भूमिका बनाइए, अपनी निभाइए। दीपक जी हैं, ये पंचायती राज विभाग के भी सचिव रह चुके हैं और आज योजना एवं विकास विभाग के हैं। तो यहाँ पर बैठे हुए लोग, और नेगी जी तो विकास आयुक्त हैं। जब कोई प्रपोजल जाएगा तो इनकी अध्यक्षता में कमेटी है, प्राधिकृत समिति, वो जब तक विचार नहीं करेगा तब तक कैबिनेट में नहीं आएगा। अरे अन्याय वाला कुछ छोड़ सकते, अरे जो प्रॉपर चैनल है किसी भी चीज के लिए कैबिनेट तक प्रस्ताव आने के लिए, तो उसके लिए बीच में विकास आयुक्त एक महत्वपूर्ण कड़ी है। और उसका सब बैठे हुए मेरे सचिवालय अभी कहीं ताप दें तो फिर पता नहीं चलेगा। तो सब लोग बैठे हुए, उनको पूरा विश्वास है कि पंचायती राज संस्थाएं सशक्त होंगी, सत्ता का विकेंद्रीकरण होगा, असली सत्ता जनता के हाथ में आएगी। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं आप सब लोगों को धन्यवाद देते हुए अपनी बात खाली हाथ आ रहा है, हम क्या करें? इसका व्याख्या अपने शब्दों में। अरे भाई जमीन हो गया हाँ सर, ठीक छोड़िए, ठीक है सर। हाथ आ रहा है ना हमारे कथन में हुई है, तो मैं आपको बता दूं कि ट्विटर पर हम भी चले गए, लेकिन दूसरे रूप में। उसमें कार्यक्रम शुरू किया गया है आस्क नीतीश, उससे लोग प्रश्न पूछ सकते हैं। और सप्ताह में 2 दिन उसके लिए निर्धारित कर दिया है, मंगलवार और शनिवार। इस दिन जो चाहे कोई प्रश्न पूछ सकते हैं, उसका यथोचित उत्तर हम देने की कोशिश करेंगे। तो उसी तरह से जो बहुत सारे प्रश्न पूछे गए, उनके उत्तर, कईयों के उत्तर दिए गए। अब उसमें से एक ही उत्तर में आप लोगों की ज़्यादा दिलचस्पी पैदा होगी, बहुत सारे उत्तरों में आपकी कोई दिलचस्पी नहीं। तो हमने जो उत्तर दिया है उसमें यही कहा है कि मेरा एकमात्र एजेंडा बिहार का विकास, डेवलपमेंट जो है बिहार का, वही हमारा एकमात्र एजेंडा है। और लोगों को हमने आश्वस्त कर दिया है। और रहीम का एक दोहा उसमें लिख दिया गया, रहीम का दोहा हमने लिख दिया है, जिसको लेकर के आप लोग बहुत ही क्यूरियस हैं। नहीं, सवाल लालू जी को लेकर था कि लालू जी के अगर साथ में रहने से कैसी सरकार आप चलाएंगे। उसके जवाब में आपने कहा है कि चंदन से अगर हमने दोहा लिख दिया, जो रहीम उत्तम प्रकृति का करी सकत कुसंग, चंदन विश्व्यापत नहीं लिपटे रहत भुजंग। ये रहीम का विश्वविख्यात दोहा है और उसको हमने लिख दिया। और वो इसलिए लिख दिया है कि लोगों को मालूम है कि भाजपा का जो जहरीला विचार है
और भाजपा जो एक जहर के समान है, उसके लिपटे रहने के बावजूद मेरे ऊपर कोई असर नहीं पड़ा। सांप्रदायिक एजेंडा वो नहीं चला सके बिहार में। तो लोगों को आश्वस्त हो जाना चाहिए कि जब भाजपा, जिसका विचार जहरीला है, वो अपना सांप्रदायिक एजेंडा बिहार में नहीं चला सके, तो आप उनको किसी प्रकार की चिंता नहीं करनी चाहिए। लालू पर किसी भी परिस्थिति में मुख्यमंत्री जी, ये सवाल लालू जी पर था, आपने जवाब लालू जी को दिया। सवाल चाहे कुछ भी हो, जो पृष्ठभूमि है, जो इतिहास है, उसको हम बता देना चाहते थे कि भाई बिहार का विकास मेरा एकमात्र उद्देश्य है, वही एजेंडा है, वही कार्य है, और प्रतिदिन हम कहते रहते हैं। और जब तक हम हैं, हम विकास के एजेंडा से, सुशासन के एजेंडा से, रूल ऑफ लॉ से हम नहीं भटकेंगे, तब तक हम नहीं भटकेंगे। और उदाहरण भी सामने है कि उनके विचार चाहे जितने जहरीले हों, अलग हट करके उनका रूप देख रहे हैं। किनके विचार? तो भाजपा के उनके इन विचारों का भी कोई असर हम पर नहीं पड़ा। तो लालू जी का भी और असर जब नहीं होगा। मुझको यह लगा कि अब वो एक सीमा के आगे जा रहे हैं, तो हमने संबंध तोड़ दिया। और आज हमको अहंकारी कह रहे, हम संबंध तोड़े इस आधार पर कि अब वो रास्ता बिल्कुल एक अतिवाद की ओर जा रहे हैं और उस ओर जाएंगे। और जो आप देख रहे हैं रोज रोज जो बयान आ रहे हैं, अभी विश्व हिंदू परिषद के नेता का बयान आया और अन्य प्रकार से हुआ, जिस तरह से समाज में टकराव लाने की कोशिश होती है, जिस तरह से जाति पर आधारित और संप्रदाय पर आधारित समाज में टकराव पैदा करने की कोशिश हो रही है, तो हमने यही लिखा है कि भाई ये अपना सांप्रदायिक एजेंडा, जहरीला विचार हम पर नहीं थोप सके, कोई असर मुझ पर नहीं पड़ता है। हम एक बग्गा हैं, विकास के रास्ते पर हैं, जब तक रहेंगे विकास के रास्ते पर चलेंगे। जो सुशासन के कार्यक्रम हैं और जो कुछ भी हमने वादा किया, उस पर कितनी हमारी उपलब्धि हुई, इसका भी हम रिपोर्ट कार्ड में आपको उल्लेख कर दें। जो हमारे कार्यक्रम थे वो हम उसको लालू जी पर नहीं था। ये क्या लालू जी पर नहीं था? नहीं, हम तो यह तो बिल्कुल जिसको कहिए एक पृष्ठभूमि की जानकारी देकर कि जब इस प्रकार के जहरीले विचार का मुझ पर असर नहीं पड़ता है, तो आपको चिंता नहीं करनी चाहिए। हम विकास के पथ पर ही चलेंगे, इसलिए हमने नहीं कुछ कहा। अच्छा भाई, अब लालू जी बोल दिए, जब मेरे नाम का ऐलान कर रहे थे, सांप्रदायिक ताकतों से लड़ने के लिए सांप्रदायिक ताकतों से लड़ने के लिए, भाजपा से लड़ने के लिए हम जहर भी पीने को तैयार है, बोले ना। तो इसका मतलब क्या था? वो हमको जहर कह रहे थे क्या? तो बात होती है, कहने का तरीका होता है। कहने का मतलब होता है कि लक्ष्य एक है, जैसे उन्होंने कहा। तो अब हम ट्विटर पर आस्क नीतीश कार्यक्रम में मुझसे लोग सवाल पूछते हैं, उसका उत्तर दे रहे हैं, तो इतना उत्तर दिया, उसमें आपको कुछ दिखाई नहीं पड़ा। और रहीम जी के दोहा में इनका नाम भी चंदन है। भुजंग कौन है? नीतीश जी, शिला पर तो आपका नाम नहीं है। यह विचार जिसका मैंने जिक्र किया, जहरीला विचार जो भाजपा का है, उसका असर नहीं पड़ा। तो विकास के मुद्दे से हम मतलब जिसको कहिए डाइवर्ट हो ही नहीं, डेविएट हो ही नहीं सकता। ये कहने का नाम मिसिंग है। केंद्रीय योजनाओं के नाम मिसिंग है आपको। मुझे उसकी कोई भाई क्या कर रहे हैं? मुझे इसकी कोई जानकारी पट पर नाम है और न मुझे उसकी चिंता है। देश के तुम बहुत ज्यादा आदरणीय प्रधानमंत्री बिहार आ रहे हैं, मैं उनका स्वागत करूंगा एयरपोर्ट पर भी, और संबद्ध विभाग जिनसे संबंधित कार्यक्रम है, मंत्रालय, वो मुझे बुलाएंगे तो मैं उन कार्यक्रमों में भी जाऊंगा। और एक का निमंत्रण पत्र मैंने देखा, तो बाकी का वो पेट्रोलियम से रिलेटेड एक मंत्री का निमंत्रण पत्र आया है, वो हमने देखा है। और बाकी का भी आ जाए
हमको किसी कार्यक्रम में भी जाने में कोई एतराज नहीं है। अब रही बात शिलापट का, शिलापट में नाम रहे न रहे, प्रोटोकॉल तो क्या, इससे कोई मतलब नहीं है। मैं प्रधानमंत्री जी का स्वागत करता हूं और प्रधानमंत्री जी का स्वागत करने मैं हवाई अड्डा पर भी जाऊंगा और अगर निमंत्रण जैसा मैंने कहा तो मैं कार्यक्रम आप में भी जाऊंगा। बिहार के मुख्यमंत्री हैं, लेकिन आपको Z+ सुरक्षा नहीं दी गई है। एनडीए सरकार जिसको जैसे तैसे जो भी मांग रहा है, चाहे वो मांझी जी हो चाहे ज्ञानू जी हो, सबको इस तरह की सुरक्षा मांग। वो तो कोई कानून का पालन ही नहीं करते ना, किसी मर्यादा का पालन नहीं करते। भारतीय जनता पार्टी के लिए मर्यादा नाम की कोई चीज नहीं, वो शुद्ध और शुद्ध कोई भी काम अपने लाभ के दृष्टिकोण से या उनके विचार का जो व्यवसाय है उस विचार के व्यावसायिक दृष्टिकोण से करते हैं। किसको उठना है, किसको रखना है, ये इन सब चीज़ों का उपयोग अपने ढंग से करते हैं। इसलिए मुझे इसकी न कोई जानकारी रहती है और न इसकी कोई परवाह रहती है। हम जानते हैं कि वो सत्ता का दुरुपयोग करते हैं, इसी में वो एक्सपर्ट है। और तब भी देखिए मेरे ऊपर कोई असर नहीं पड़ा। कौन सी का प्यार आया है?